स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य शास्त्र की इस कक्षा में आज हम अरस्तू के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने अपने ट्रेजेडी सिद्धांत की परिभाषा में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया था कि करुणा एवं भय के भावों को जगाकर उनका विरेचन करना ही ट्रेजेडी का प्रयोजन है। अपने इस विरेचन सिद्धांत के द्वारा प्लेटो के काव्य पर आक्षेप का उत्तर देकर उन्होंने अपने तर्क की सत्य समीक्षा प्रस्तुत की है। प्लेटो के अनुसार काव्य हमारे मन के क्षुद्र आवेगों को उभार कर उनका पोषण और संवर्धन करता है, इसलिए हानिप्रद एवं अस्वास्थ्यकर है। उन्हीं के शब्दों में, काव्य हमारे तर्क को प्रभावित करने के स्थान पर यदि मन के उद्वेगों को उभारता, उनका पोषण करता है, तो वह आत्मा के बेकार भागों को शक्ति प्रदान करता है। यानी पोइट्री अप्लाइंग नॉट टू बी द रीजन बट टू द इमोशंस, एक्साइटमेंट्स, फीट्स एंड स्ट्रेंथ्स द मोस्ट वर्थलेस पार्ट ऑफ द सोल। इसके उत्तर में अरस्तू का तर्क ये है कि ये प्रभाव शुद्ध एवं स्वस्थ होता है, क्योंकि काव्य न केवल हानिकारक प्रभावों को उत्तेजित करता है वरन उनका विरेचन भी करता है। अरस्तू ने इस विरेचन सिद्धांत का उल्लेख पॉलिटिक्स एवं पोइटिक्स दोनों ग्रंथों में किया है। प्रथम ग्रंथ में संगीत के प्रभाव की चर्चा करते हुए विरेचन को भी इसका उद्देश्य माना है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या न करके केवल इतना कहा है कि विरेचन की व्याख्या हम काव्य के विरेचन में करेंगे, किंतु इसकी विस्तृत व्याख्या दूसरे ग्रंथ में भी नहीं मिलती। संभवतः वो भाग जिसमें विरेचन का महत्व प्रतिपादन किया गया था अब प्राप्य नहीं। प्राप्य भाग में केवल ट्रेजेडी की परिभाषा में इसका उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो महत्वपूर्ण, स्वतःपूर्ण एवं एक निश्चित विस्तार वाला होता है। करुणा और भय के भावों को उत्तेजित करके उनका उचित विरेचन करता है। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन दैट इज इम्पोर्टेंट, एंटायर एंड ऑफ ए प्रॉपर मैग्नीट्यूड, इफेक्टिव थ्रू pity and terror the correction and refinement of such passions। विरेचन शब्द का अर्थ अब हम अरस्तू के अनुसार जानते हैं। अरस्तू द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द कैथारसिस है, जिसका हिंदी में प्रचलित अनुवाद विरेचन है। अरस्तू का मूल शब्द यूनानी चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध है, जो अरस्तू के पूर्व से ही चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त होता रहा था। हिंदी में अनुदित शब्द विरेचन भी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया गया है। दोनों ही शब्दों का अर्थ है रेचक औषधि के द्वारा अशुद्ध एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थों का शरीर से बहिष्कार करके शरीर व्यवस्था को पुनः शुद्ध और स्वस्थ बनाए जाना। वैद्य पुत्र होने के नाते अरस्तू इस प्रकार के उपचार से पूर्ण परिचित थे। अस्तु उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द को ग्रहण करके इसका अर्थ विस्तार करके इसे काव्यशास्त्रीय शब्द बना दिया। अरस्तू ने विरेचन शब्द को लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त किया है। लक्षणा के आधार पर अरस्तू के व्याख्याकारों ने विरेचन के अनेक अर्थ किए हैं। अरस्तू के सिद्धांत को समझने के लिए हमें इन अर्थों को जान लेना आवश्यक है। वे अर्थ इस प्रकार हैं। धर्मपरक अर्थ। संसार के प्राय सभी देशों की भांति यूनानी नाटक का श्री गणेश भी धार्मिक उत्सवों से ही माना जाता है। इसी पृष्ठभूमि में विरेचन की व्याख्या प्रोफेसर गिलबर्ट मरे एवं एक अन्य विद्वान लिवी ने की है। प्रोफेसर मरे के अनुसार यूनान में वर्षारंभ पर दियोन्यूसस नामक यूनानी देवता से संबद्ध एक उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाता था। यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था, क्योंकि इस अवसर पर देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वो उपासकों और बीते हुए वर्ष के कलुष, कुकर्मों एवं पापों से मुक्त करके आगामी वर्ष में शुद्ध हृदय से
पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा प्रदान करे। लिवी ने एक अन्य तथ्य की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार अरस्तु के जीवन काल में ही यूनानी ट्रेजेडी रोम में प्रवेश पा चुकी थी, किंतु ये प्रवेश किसी कलात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं वरन धार्मिक अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप हुआ था। रोम के निवासियों की मान्यता थी कि इस प्रकार का उत्सव मनाने से देवी आपदाओं का निवारण हो जाता है। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने किसी महामारी के निवारण के लिए सर्वप्रथम यूनानी ट्रेजेडी को अपनाया था। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स भाग 8 अध्याय 7 में संगीत के प्रभाव का वर्णन करते हुए अरस्तु ने स्वयं एक अन्य प्रकार की धार्मिक प्रक्रिया की चर्चा की है। इस उल्लेख से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि हाल की स्थिति से उत्पन्न आवेश को शांत करने के लिए यूनान में उद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता था और यूनान की धार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों के द्वारा आंतरिक विकारों के शमन की ये प्रक्रिया पर्याप्त प्रचलित थी, जिससे अरस्तु भी भलीभांति परिचित थे। संभवतः अरस्तु को अपने विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा इसी प्रक्रिया से मिली और उन्होंने इसका लाक्षणिक प्रयोग उसी के आधार पर किया। इन सब तथ्यों के आधार पर विरेचन का धर्मपरक अर्थ मानने वाले आलोचकों एवं विद्वानों का मत है कि विरेचन का अर्थ है बाह्य उत्तेजना और अंत में बाह्य उत्तेजना के शमन द्वारा आंतरिक शुद्धि एवं शांति। नीतिपरक अर्थ। यूरोप में पर्याप्त समय तक अरस्तु के विरेचन के नीतिपरक अर्थ का बोलबाला रहा, जिसका प्रतिपादन वार्नेज, कार्नेई, रेसिन आदि विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया। इस अर्थ का प्रतिपादन भी अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स के इसी उद्धरण के आधार पर किया गया, जिसमें उसने संगीत का एक उद्देश्य विरेचन भी बताया है। जर्मन विद्वान वार्नेज ने इसी कथन के संदर्भ में विरेचन की अर्थ की स्थापना की, जो नीतिपरक माना जाता है क्योंकि इसका आधार व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य है। वार्नेज के अनुसार मानव मन में अनेक मनोविकार घर बनाए रहते हैं। इन मनोविकारों में करुणा एवं भय का भी अपना स्थान है और यह मूलतः दुखद मनोवेग हैं। ट्रेजेडी रंगमंच पर ऐसी काल्पनिक परिस्थितियां अथवा दृश्य प्रस्तुत करती है जिनमें मानव मन के मनोवेग, करुणा एवं भय अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात ट्रेजेडी की ये काल्पनिक परिस्थितियां करुणा एवं भय से भरपूर होती हैं। जब प्रेक्षक इन परिस्थितियों का अवलोकन करता है और उनमें होकर मानसिक रूप में गुजरता है तो उसके मन में अवस्थित करुणा और भय के आवेगों का पहले तो तीव्र और उद्दाम उद्वेलन होता है और तत्पश्चात उनका उपशमन। उद्दाम उद्वेलन एवं तत्पश्चात उपशमन हो जाने से प्रेक्षक के इन आवेगों का दंश समाप्त हो जाता है और उसे मानसिक शांति एवं सामंजस्य का सुखद अनुभव होता है। आधुनिक मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण शास्त्र भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य के मनोवेग प्रायः कुंठित होकर अवचेतन में चले जाते हैं और वहाँ से अनजाने ही मन को दंशित करते रहते हैं तथा पूरे न होने के कारण ग्रंथि यानी कॉम्प्लेक्स में परिणत हो जाते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार यही है कि उन मनोवेगों को किसी प्रकार उद्बुद्ध कर उद्वेलित किया जाए और उचित प्रकार से परितुष्ट किया जाए। यद्यपि अरस्तु इन शास्त्रों की आधुनिक पद्धतियों से परिचित नहीं थे, किंतु इनके आधारभूत सत्य से अनभिज्ञ नहीं थे, जिसका साक्षात्कार उन्होंने अपनी सूक्ष्म क्रांतिदर्शी प्रतिभा द्वारा कर लिया था। इस प्रकार विरेचन का नीतिपरक अर्थ हुआ मनोवेगों अथवा मनोविकारों के उद्वाम उद्वेलन के पश्चात उद्वेग का शमन और उससे उत्पन्न मानसिक विशदता। कलापरक अर्थ। वस्तुतः कलापरक अर्थ के संकेत सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन विद्वान आलोचक गेटे में मिलते हैं। गेटे से ही प्रेरणा प्राप्त करके अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवि आलोचकों ने भी विरेचन के इसी अर्थ की ओर संकेत किया है, किंतु इस कलापरक अर्थ का सर्वाधिक आग्रहपूर्ण प्रतिपादन किया अरस्तु के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार प्रोफेसर बूचर ने। प्रोफेसर बूचर के अनुसार विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान अथवा निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का ही वाचक न होकर एक कला सिद्धांत का भी व्यंजक है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उनके मत में विरेचन का केवल चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ अरस्तु के संपूर्ण अर्थ को अभिव्यंजित नहीं करता। अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स के संगीत के प्रभाव से संबंधित उद्धरण में यद्यपि केवल इतने ही अर्थ की अभिव्यंजना है,
परंतु काव्यशास्त्र में कला संबंधी सिद्धांतों के संदर्भ में उसका अर्थ अधिक एवं व्यापक है। मानसिक सामंजस्य एवं संतुलन विरेचन का प्रारंभिक भाग है, जिसकी परिणति कलात्मक परिष्कार में होती है। यह कलात्मक परिष्कार ट्रेजेडी के कलागत आस्वाद का आवश्यकीय प्रतिफलन है। होम्योपैथिक अर्थ। विरेचन के इस अर्थ का प्रतिपादन इटली के पुनर्जागरण काल के कुछ आलोचकों द्वारा किया गया और अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने भी इसका अनुमोदन किया। 1857 में जेकब वार्नेज ने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत विवेचन किया। यह अर्थ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की भांति समान की चिकित्सा की सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार विरेचन का अर्थ हुआ ट्रेजेडी के द्वारा करुणा एवं भय के भावों का उद्वेग करके मानव मन में पहले से उपस्थित इन्हीं भावों का शमन। एलोपैथिक अर्थ। नव क्लासिकवाद के काल में भावुकता के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप करुणा का महत्व विशेष माना गया। फलस्वरूप विरेचन का अर्थ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की भांति समान से असमान की चिकित्सा के सिद्धांत के आधार पर किया गया। इस अर्थ का प्रतिपादन फ्रांसीसी आलोचकों ने किया और इनसे संकेत ग्रहण किया अंग्रेज आलोचकों ने। ड्राइडन ने टाइलस एंड क्रेसिडा की भूमिका में लिखा, ये करुणा एवं भय का दलन नहीं है, वरन इन कोमल भावों के पुष्टिकरण एवं सिंचन के द्वारा अभिमान एवं क्रोध जैसे आक्रामक और कुत्सित भावों का दलन है। यानी इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ पीटी एंड फियर बट ऑफ सच एग्रेसिव एंड इविल इमोशंस एज प्राइड एंड एंगर थ्रू द फीडिंग एंड वाटरिंग ऑफ द सॉफ्ट हार्टेड इमोशंस। डॉक्टर जॉनसन ने भी इस अर्थ की पुष्टि इन शब्दों में की है। भाव मानवीय कार्यों के प्रेरक होते हैं, किंतु वे अशुद्ध तत्वों से पूर्ण होते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि करुणा एवं भय के माध्यम से उन अशुद्धियों का अशुद्धिकरण और परिष्कार किया जाए। द पैशंस आर द ग्रेट मूवर्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस, बट दे आर मिक्सड विथ सच impurities that it is necessary they should be pured and refined by means of pity and terror। इस प्रकार विरेचन का अर्थ हुआ ट्रेजेडी के द्वारा उद्वेलित करुणा और भय के भावों के माध्यम से मानव मन के कुत्सित भावों का दलन अथवा परिष्कार। भावमूलक अर्थ के अंतर्गत भावमूलक अर्थ का प्रतिपादन किया लुकस एवं हर्बर्ट रीड जैसे आलोचकों ने किया। सामान्य वास्तविक जीवन में करुणा एवं भय जैसे भावों का उद्वेग सुरक्षित नहीं, किंतु इन भावों का दबाव भी न तो संभव है और न स्वस्थ। अतः प्रेक्षागृह में ट्रेजेडी के अवलोकन से इन भावों का उद्वेग वास्तविक जीवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। लुकस का मत है, हम प्रेक्षागृह में भावों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, न कि उनसे छुटकारा पाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम कुछ क्षण के लिए नाटक के अंत में उन भावों के लिए हमारी भूख या मांग समाप्त हो जाती है, जिससे हमें मानसिक विश्राम मिलता है। यही विरेचन का भावमूलक अर्थ है। मनोवैज्ञानिक अर्थ। मनोवैज्ञानिक अर्थ के प्रतिपादक हैं आधुनिक आलोचक I.A. रिचर्ड्स, जिनका कथन है कि करुणा प्रवृत्ति मूलक भाव है, भय निवृत्ति मूलक। अर्थात करुणा के जागृत होने पर हम किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर हो सके, किंतु भय में हम दृश्य से दूर भागना चाहते हैं। इसलिए जब ट्रेजेडी नाटक को देखते समय इन दोनों विरोधी भावों की अनुभूति होती है तो एक प्रकार के संतुलन का अनुभव होता है। अतः ये संतुलन विरेचन है जिसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। दर्शनपरक अर्थ। जेम्स जॉयस ने रिचर्ड्स के समान ही किंतु दर्शन के आधार पर विरेचन का अर्थ किया है। उनके अनुसार करुणा वह भाव है जो मानव पीड़ा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और उसे पीड़ित व्यक्ति पर केंद्रित करता है। भय वह भाव है जो मानव पीड़ा की ओर मन को आकर्षित करके उस पीड़ा के कारण पर केंद्रित करता है। ट्रेजेडी नाटक इस प्रकार करुणा एवं भय के माध्यम से दो ओर देखता है, पीड़ा और पीड़ित की ओर तथा पीड़क की ओर। इस प्रकार ट्रेजेडी का भाव स्थिर होता है। निम्न कोटि की कला द्वारा जगाए गए भाव सक्रिय होते हैं और वह कला इच्छा या अनिच्छा को उत्तेजित करती है।
किंतु उच्च कोटि की कला का भाव उच्च होता है, जो मन को पकड़कर इच्छा या अनिच्छा से ऊपर उठा ले जाता है। अतः ट्रेजेडी विरेचन के द्वारा मन को इच्छा या अनिच्छा से ऊपर उठाती है। अब हम उपर्युक्त व्याख्याओं की समीक्षा करते हैं। विरेचन की व्याख्या के संबंध में अनेकानेक मतों के झमेलों में पड़कर बुद्धि चकरा जाती है। अब ये कहना अत्यंत कठिन हो जाता है कि अरस्तु को कौन सा अर्थ अभिप्रेत था। इस अनिश्चय का मुख्य कारण है अरस्तु द्वारा विरेचन की अपर्याप्त व्याख्या। अतः इस विषय में अनुमान और तर्क द्वारा ही काम लिया जा सकता है। यद्यपि इसके अर्थ की सभी व्याख्याओं में सत्य का कुछ न कुछ अंश मौजूद है, किंतु कुछ व्याख्याकारों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में अभिप्रेत से अधिक अर्थ भरने का प्रयास किया। धर्मपरक अर्थ करते हुए प्रोफेसर मरे भी इसी दोष के शिकार हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में उनकी दृष्टि यूनानी भाषा और पुराविद्या के ज्ञान से इतनी आक्रांत होती है कि सिद्धांत पक्ष उसके नीचे दब जाता है। उनकी भूमि का पूर्वार्ध, जिसमें उन्होंने काव्यशास्त्र के शुद्ध अनुवाद का नमूना दिया है, इसका प्रमाण है। यूनान की प्राचीन प्रथा के साथ अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का सीधा संबंध स्थापन कदाचित उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसमें संदेह नहीं कि अपने युग की परिस्थितियों से अरस्तु ने निश्चय ही प्रभाव ग्रहण किया होगा और संभव है विरेचन सिद्धांत की परिकल्पना पर उपर्युक्त प्रथा अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य प्रथा या घटना का प्रभाव रहा हो, परंतु यह प्रभाव सर्वथा अप्रत्यक्ष ही माना जा सकता है। दोनों में कोई सीधा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। अरस्तु के काव्यशास्त्र में 90 पृष्ठ संख्या पर यह उद्धरण लिखा हुआ है। प्रोफेसर बूचर के कलापक अर्थ के संबंध में भी डॉक्टर नगेंद्र की विचारपूर्ण समीक्षा दृष्टव्य है। अरस्तु मन के सामंजस्य और तज्जन्य विशुद्धता को ही त्रासदी का प्रयोजन मानते हैं। इस प्रकार का सामंजस्य परिणामतः भावनाओं की शुद्धि और परिष्करण भी करता है, ये भी ग्राह्य है। परंतु उसके उपरांत कलाजन्य आस्वाद भी अरस्तु के विरेचन शब्द में अंतर्भूत है। यह मानने में कठिनाई हो सकती है। कलागत आस्वाद से वे अपरिचित नहीं थे। काव्यशास्त्र के आरंभ में ही उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अनुकरण जन्य इस कलास्वाद का स्वरूप विश्लेषण किया है। त्रासदी भी अनुकरण मूलक कला है, वरन अरस्तु के मत से कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अतः कलास्वाद या बूचर के शब्दों में कलात्मक परितोष की उपलब्धि त्रासदी के द्वारा निश्चित रूप में होती है और अन्य कला भेदों से अधिक होती है। परंतु क्या यह आस्वाद विरेचन के अंतर्गत आता है? हमारा मत है कि विरेचन कला स्वाद का साधक तो अवश्य है। समंजित मन कला के आनंद को अधिक तत्परता से ग्रहण करता है, परंतु विरेचन में कला स्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। अतएव विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित न्याय नहीं है। ये व्याख्याकार की अपनी धारणा का आरोप है। अरस्तु के काव्यशास्त्र पृष्ठ संख्या 98 में ये बात कही गई है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक अर्थ के लिए लुकस की आपत्ति उचित ही प्रतीत होती है। लुकस का कथन है कि प्रेक्षागृह अस्पताल नहीं है, जहाँ शरीर के रोगों की भांति मन के समान अथवा असमान भावों को निष्कासित किया जाता है। उन्हीं के संदर्भों में प्रोफेसर एबरक्राम्बी की समीक्षा भी उल्लेखनीय है। संगीत के संदर्भ में अरस्तु ने जो कहा है वो ठीक हो सकता है, किंतु वे लोग जिनका आवेश उद्दाम संगीत के द्वारा शमित किया जाता था, पहले से ही आवेश की स्थिति में होते थे, परंतु प्रेक्षकगण करुणा एवं भय के उद्वेग की अवस्था में प्रेक्षागृह में नहीं जाते। इन भावों से कोई भी मनुष्य आक्रांत हो सकता है, किंतु इनका संचार उसके मन में तब तक नहीं होगा जब तक इनका उद्वेग न किया जाए। इस प्रकार ट्रेजेडी को विरेचक होने के लिए पहले उस रोग को उत्पन्न करना पड़ेगा जिसका उसे उपचार करना है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पृष्ठ संख्या 109 में ये बात कही गई है। इसी प्रकार अन्य अर्थों की समीक्षा में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिसका उल्लेख यहाँ व्यर्थ होगा। मूलभूत प्रश्न यह है कि विरेचन से अरस्तु का अभिप्राय वास्तव में क्या था। अरस्तु का अभिप्राय विरेचन सिद्धांत के द्वारा
अरस्तु का अभिप्राय प्लेटो के काव्य पर लगाए गए आक्षेप का उत्तर देना था। अरस्तु प्लेटो से सहमत था कि काव्य अनुकरणात्मक कला है जो भावोद्वेग द्वारा आनंद प्रदान करती है, किंतु इसके प्रभाव के विषय में उससे भिन्न मत रखता था। प्लेटो के अनुसार काव्य हमारे मन के क्षुद्र आवेगों को उभार कर उनका पोषण करता है और इस प्रकार हमारी आत्मा के निरर्थक भाग को शक्ति प्रदान करके हमारे ऊपर हानिप्रद एवं अस्वास्थ्य का प्रभाव डालता है। इसके उत्तर में अरस्तु का कथन ये प्रभाव शुद्ध एवं स्वस्थ होता है, क्योंकि काव्य न केवल भावों को उत्तेजित करता है वरन उनका विरेचन भी करता है। विरेचन शब्द की व्याख्या विभिन्न व्याख्याकारों ने अलग अलग की है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश ने इस शब्द में अरस्तु के अभिप्रेत अर्थ से अधिक अर्थ बढ़ने का प्रयास किया है। ट्रेजेडी के द्वारा चाहे भाव विरेचन हो अथवा भाव शुद्धि, उसके अंत में दर्शक को एक प्रकार का मानसिक विश्राम मिलता है। अरस्तु संभवतः केवल यही ज्ञापित करना चाहता है कि ट्रेजेडी के द्वारा मनोविकारों का उद्वेग और उन मनोविकारों के शमन से दर्शक को मन शांति प्राप्त होती है। इसके आगे कलात्मक परितोष बूचर की बात व्याख्याकारों की अपनी परिकल्पना है, विरेचन में इसका समावेश नहीं। धन्यवाद।